आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता रोज हुई मीटिंग के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर को लेकर हुई मीटिंग में जम्मू कश्मीर की 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान ने शिरकत की थी। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के तकरीबन 2 सालों के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के सियासी लीडरों के साथ बातचीत की गई। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा मरकज के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। कश्मीर के सभी सीनियर लीडरान ने इस मीटिंग में शिरकत की थी। इस मीटिंग में क्या कुछ रहा, कुछ खास बातें भी रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से भी कहा गया है कि इस मीटिंग में उनकी जानिब से यानी कि कांग्रेस की जानिब से कुछ 5 चीज़ें रखी गई हैं मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म के सामने, और वो 5 चीज़ें क्या कुछ है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे दीगर सियासी लीडरान ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर, जब वो मीटिंग में मौजूद थे तो जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने अपने मुद्दे रखे मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म के सामने, वज़ीर दाखिला के सामने। लेकिन क्या कुछ 5 चीज़ें रही है इस मीटिंग में खास, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही उस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान ने शिरकत की, जिसमें 4 वज़राए आला, नायब वज़ीर आला और साथ ही साथ दीगर सीनियर लीडरान ने इस मीटिंग में शिरकत की थी, जहां सभी सियासी जमातों के लीडरान ने रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर बात की है, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को बात की है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया है कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी होगी और हदबंदी के बाद ही जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी होगी, उसके बाद असम्बली इंतखाबात होगी। लेकिन 5 चीज़ें जो खास रही उस मीटिंग के दौरान वो क्या है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग करीब 3.25 घंटे तक चली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, ये इस मीटिंग में खास बातें रहीं जो सियासी जमातों के लीडरान ने उस मीटिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे हैं। और साथ ही साथ असम्बली इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे, ये गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कहा गया है। कुछ 5 चीज़ें हैं जो गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से रखी गई और दीगर जमातों के लीडरान की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई है। ज़मीन और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। इस बात को भी दोहराया गया है मीटिंग के अंदर। साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, इस पर भी बात की गई है कि उनकी बाज़ाबातकारी के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए। और साथ ही साथ सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जो जम्मू कश्मीर के बाहर मुख्तलिफ जेलों में कैद है, उनकी रिहाई के हवाले से बात की गई है और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए।
मीटिंग में क्या कुछ खास रहा और मीटिंग में जिन लीडरान ने अपने अपने जो बात रखी है वजीर आजम के सामने, पहले उस मीटिंग की बात करेंगे, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में उस मीटिंग को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है उस पर भी बात करेंगे। सीधा चलते हैं अपने सीनियर साथी श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल, जो कल की मीटिंग की अगर हम बात करेंगे, तकरीबन 3.25 घंटे तक मीटिंग रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जिन लीडरान ने इस मीटिंग में शिरकत की है, क्या वो उस एजेंडा जो उनके पास था, जिनकी उन्होंने बात की थी कि वो हम वजीर आजम के सामने रखेंगे, क्या वो उस पर कामयाब हुए? पहले ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो उस अपने मौक़िफ़ को पेश करने में कामयाब रहे। देखिए गौहर, आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जिससे आपको फौरन ये पता चलता है कि लोगों का किस तरह का रिएक्शन आया है जी। कल से ही जब मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद जब अलग अलग लेवल पर हर किसी लीडर ने जो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे, जो अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से जो बयानात आए हैं, जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, तो उसके बाद लोगों ने जब सुना तो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो एस्पिरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, खास तौर पर मेन स्ट्रीम में रहकर जो धारा 370 यानी आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से जो उनके जज्बात और एहसास थे, उस पर कितनी बात हुई है, उस पर लोग यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से काफी खफा नजर आ रहे हैं जी। चाहे वो किस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के बेशतर जो पार्टीज हैं उन पर लोग अभी खफा ही नजर आ रहे हैं, जो हम अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सौदा किया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पहले से स्क्रिप्टेड था और अब वहां पर सिर्फ चाय का एक कप हो गया है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो बात यहाँ बोलनी चाहिए थी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने बात की है कि किस तरह से एस्पिरेशंस हैं और उसको कहाँ डिस्कस करना चाहिए था और किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता था, लोगों का मानना है, जो हम देख रहे हैं कि व्यूज लोगों के हैं, उनका यही मानना है कि हर किसी पार्टी ने उस तरह से अपने ख्यालात या अपने एहसासात या जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात का वहां पर तज़किरा नहीं किया। नतीजा ये है कि लोग अब इस डेलीगेशन से काफी जो है अभी नाराज लग रहे हैं और ये नाराजगी कब तक रहेगी और क्या इस नाराजगी का जो असर है वो आने वाले इलेक्शंस में भी देखा जा सकता है, ये फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि लोग काफी डिसअपॉइंट अभी नजर आ रहे हैं। हिलाल, आपसे जानेंगे जिस तरह से अगर हम बात करेंगे इस मीटिंग के हवाले से, मीटिंग में जबकि मरकजी सरकार या इस मीटिंग के दौरान कोई भी एजेंडा सामने नहीं रखा था, लेकिन जिस तरह से इस मीटिंग में बात दोहराई गई, ये पहले खतबंदी होगी, खतबंदी के बाद ही असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन स्टेटहुड की बात करेंगे तो बोला गया है इस मीटिंग के बाद ही कि स्टेटहुड जब हालात ठीक होंगे तो रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, यानी कि जो असेंबली इंतखाबात होंगे क्या वो यूटी में ही लड़े जाएंगे असेंबली इंतखाबात? देखिए, कल की जो मीटिंग हुई है, 2-3 चीजें इसमें खास देखने को मिली है। नंबर 1 की वजीर आजम की जानिब से हर किसी को ये इख्तियारात, ये आजादी दी गई कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे, किसी भी तरह की कोई रोक जो है वो मरकजी सरकार की जानिब से नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ से पॉलिटिकल डेलीगेशन गया, जो यहाँ से पॉलिटिकल लीडर्स गए, उन्होंने अपने जुबान पर कौन से अल्फाज लाए, उन्होंने कौन से जुमले वहां पर बोले, वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां से यही बात निकलकर सामने आई है कि बेशतर जो लोग यहाँ से गए हैं उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से ही बात की। तो एक कंसेंसस जो है, जो इत्तिफाक की राय है, वो यही नजर आ रहा है कि स्टेटहुड के आसपास ही है। और उसके बाद जब इस तरह की डिमांड लगभग 80%, क्या पूरे 100% के आसपास जो शुरका थे उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड की है। हाँ, कुछ ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड की है, वो दूसरी बात है, लेकिन स्टेटहुड की डिमांड हर किसी ने की है। तो इस तरह से इस पर इत्तिफाक राय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब डिलिमिटेशन, चूंकि इस सारे प्रोसेस का एक पहला पड़ाव है, यानी यहाँ से ये शुरू होना है और उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें हो जाएंगी, और ऐसा लग रहा है कि शायद पहले डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसके बाद ही जो है यहाँ पर स्टेट का दर्जा बहाल हो सकता है और फिर स्टेट के अंदर ही इलेक्शंस कराए जाएंगे, ताकि जो आइंदे 6 साल तक या 5 साल तक बनने वाली सरकार होगी वो मुकम्मल एक स्टेट में रहेगी और जो इख्तियारात एक वज़ीर आला को होंगे वो यूटी से मुख्तलिफ होंगे। ऐसा लग रहा है क्योंकि कंसेंसस स्टेट को लेकर कल बना हुआ है। मरकज में हमने देखा कि कांग्रेस की पार्टी हो
सजाद गनी लोध हो, मुजफ्फर हुसैन बेग हो, महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी खुश नजर आए। इसी तरह से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जिसकी बहुत पहले से ये मांग थी कि स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए, उसी पर कंसेंसस बनता नजर आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का अपना भी ये मौकफ था कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेट को बहाल किया जाएगा और इससे किसी हद तक, अगर बहुत हद तक नहीं लेकिन किसी हद तक जरूर जो लोगों की नुमाइंदगी वो हो सकती है या लोगों की जो एस्पिरेशंस है और लोगों के अंदर जो खदशात है उनको दूर किया जा सकता है और एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं एक मिलाप मिल सकता है। तो लगता है कि अब पहले जो है डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद ही मरकजी सरकार स्टेटहुड बहाल करने का ऐलान करेगी और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर स्टेटहुड से पहले ही यानी कि हदबंदी के बाद असेंबली इंतखाबात होंगे, स्टेटहुड से पहले ही असेंबली इंतखाबात होंगी, क्या सियासी लीडरान जो है वो किस मुद्दे को लेकर जो है लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे कि वोट डाला जाए, जिस तरह से पहले ही कि जो सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से कहा जा रहा था कि जब स्टेटहुड मिलेगा तो शायद ये उनके लिए एक बड़ी जीत होगी कि स्टेटहुड मिलेगा। अगर स्टेटहुड ना मिला तो असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी लीडरान का क्या कुछ मौकफ रहेगा? मुझे लगता है कि जो फिर पोल परसेंटेज होगी या उसके बाद जो जमहूर का जो रवैया होगा, अवाम का जो रवैया होगा, वो कदर मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उन्हें ये पता है कि फिर यहाँ की जो असेंबली यानी यूपी में जो असेंबली बनेगी उसके इख्तियारात काफी लिमिटेड होंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह से केजरीवाल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से मुख्तलिफ मामला को लेकर जो फैसले हैं, अगर असेंबली में सब कुछ तय किया होता लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद मरकजी सरकार कहां पर ये फाइलें रुकती हैं, हमने वो देखा है। तो इस तरह से आवाम को इस चीज का इल्म है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन जो है यूपी में नहीं कराना चाहते होंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत वो स्टेट बहाल करके ही यहाँ पर इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नहीं चाहा तो मुझे लगता है कि तो पोल परसेंटेज कम होगी और ये पार्टियां भी जो है ज्यादा मुतफिक नजर नहीं आएंगी और लोगों के अंदर भी जो आप एतमाद बहाल करने का जिक्र करते हैं वो एतमाद भी बहाल नहीं हो सकता है। हिलाल, जानने की कोशिश करेंगे, अगर स्टेटहुड के यानी कि रियासत में ही अब असेंबली इंतखाबात होंगे, क्या मरकजी सरकार जो है उसमें इख्तियारात कम देगी रियासत को? क्योंकि अगर रियासत को पूरा दर्जा दिया गया और या जो चीफ मिनिस्टर होगा जो या कानून मरकज के होंगे, या मरकज के कानून जो पहले ही लाए गए, क्या उनको हटाए जाएंगे जब असेंबली को, जब रियासत को पूरे जो इख्तियारात दिए जाएंगे, या कि मरकजी सरकार चाहेगी कि इख्तियारात कम किए जाएंगे ताकि जो मरकज के कानून हैं उनको ना हटाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे कानून हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का जो स्टेट होगा उसका स्टेटस किस तरह का होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर हमने देखा कि चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ दिल्ली में भी असेंबली है और यूटी है, लेकिन उनसे ज्यादा इख्तियारात जो है वो एक बड़ी रियासत को मुकम्मल स्टेटहुड जहाँ पर होता है। तो अब चूंकि सरकार, मरकजी सरकार इस मूड में है और हस्बे वादा भी, जैसा कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर को, तो उसमें जो बाकी रियासतों के इख्तियारात होंगे उसी तरह या उसी तर्ज पर वेस्ट बंगाल या यूपी और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्टेटों की तरह ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट बन सकती है और जिस तरह वहां इख्तियारात होंगे, एग्जम्पशन है कि उसी तरह के इख्तियारात यहाँ की असेंबली को भी होगी, यहाँ की स्टेट को भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी, बात कर रहे थे, तब साथ फराम कर रहे थे जिस तरह से कल तकरीबन पौने 4 घंटे तक वज़ीर आज़म की सदारत में पीएम हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर एक मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान उस मीटिंग में शामिल रहे और साथ ही साथ उनकी जानिब से अपनी अपनी बात, जो अपने अपने मौक़िफ़, अपने अपने मुद्दे हैं उनके सामने रहे, जिसमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना और साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात कराने के साथ साथ ही कांग्रेस की जानिब से जो कश्मीरी पंडित है उनकी बाज़ाबातकारी के लिए बात भी रखी गई और साथ ही साथ जो है ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और साथ साथ नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लेकर भी बात हुई है। जिसके बाद ही वज़ीर आज़म अमित शाह की, वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से उनकी यकीन दहानी की गई है। जिस तरह से सियासी लीडरों ने बाद में मीटिंग के इख्तिताम पर ये बात की है कि यकीन दहानी की गई है कि जो भी लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हो गए उनको हल किया जाएगा और साथ ही साथ पहले हदबंदी होगी, इसकी यकीन दहानी की गई है कि पहले हदबंदी होगी, इसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे।
बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं। वजारत खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की कोशिश दोनों मुल्कों के दरमियान हुए माहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सभी हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। Perspective on Afghanistan has been enunciated on various occasions. India supports all peace initiatives and has a long-term commitment towards development and reconstruction of Afghanistan. In this context, we remain in touch with various stakeholders, including regional countries. I would also draw your attention to the recent statement made by External Affairs Minister at the United Nations Security Council debate earlier this week, which lays out our concern at the upsurge in violence and our vision for the future. I think I heard a question about the consulates in Afghanistan. I don't think there has been any recent development on that issue, so I don't have much else to say on that. Yatin. Regarding the comments of India's role in Afghanistan by Pakistan Foreign Minister, we have seen some media reports on this. We firmly believe that it is for the Afghan people to decide their partners and the size of the partnership. India has brought electricity, dams, schools, health clinic, roads and community projects to Afghanistan. And the world knows what Pakistan has brought to Afghanistan. Regarding developments in Jammu and Kashmir, this is clearly an internal matter for India. As far as our bilateral relations with Pakistan are concerned, our stand is well known. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. Pakistan must work towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. Yatin. I think there are two separate issues. Let me begin with the first. It is well recognized that it has been the Chinese actions over the last year, including amassing a large number of troops close to the border areas in the western sector, as well as trying to unilaterally alter the status quo along the line of actual control, which have seriously disturbed peace and tranquility in the border areas. These acts are in violation of our bilateral agreements, including the 1993 and 1996 agreements that require the two sides to strictly respect and observe the line of actual control, and that two sides will keep their military forces in the areas along the line of actual control to a minimal level. As regards the WMCC meeting, I don't have any update to share for the moment. We will certainly keep you informed as and when there are. शुमाली कश्मीर के करना के कंडला नवागबरा के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए कहा कि उनके इलाके में पीने के लिए साफ पानी की किल्लत से उन्हें आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में पानी के वसाइल हैं, ताहम इसके बावजूद भी इंतजाम इलाके में पानी की सप्लाई बहाल करने में नाकाम है और बार बार मुतल्लिका महकमा की नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से अपील की है कि इलाके में लोगों के मसाइल को हल किया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ मौके पर तशरीफ लाए, हमारी मुश्किलात का आपने मौके पर जो है जायजा लिया। ये पानी की हस्ता हालत आपने देखी, आपके कैमरे में ये सब चीजें आ गई हैं। ये पाइपलाइन है जहाँ ये सोर्स है, आप ये देख सकते हैं। इस जगह से हमें पानी जा रहा है। ये बस्ती 100 घर पर मुश्तमिल अवान मोहल्ला है। इसमें हमें ये 6 महीने सिर्फ गोबर वाला पानी पीना पड़ता है। अगर आप पानी पियेंगे पी नहीं सकते, हमारे बच्चे बीमार हैं। यह है कि जानवर भी यहाँ होते हैं, कुत्ते भी यहाँ होते हैं, हर किस्म के गुजरी जानवर यहाँ हैं। यही पानी हमें पिलाया जा रहा है। कई मरतबा हमने गवर्नमेंट की नोटिस में ये चीज लाई कि हमारे देखो जो इस लाइन पे जो वो है लाइनमैन है, मुलाजिम है, वो बेचारा आता है, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसमें कोई कुछ। लेकिन ये है, ये पानी का जो मसला है, ये अरसा कई सालों से हम कर रहे हैं। 6 साल पहले हमारी वहाँ एक टैंकी बनाई हमारी बस्ती के लिए, उसमें पानी हमने नहीं देखा।
उसका पानी हमें आज तक नहीं मिला। हालांकि वहां सोर्स भी हमें पानी दे सकते, लेकिन हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो है एलजी गवर्नर साहब से और डीसी कपवाड़ा से और एसडीएम करना से दरखास्त करता हूं कि हमारे इस मसले का इजाला करें, इस पर तवज्जो दें, ताकि हम ये। जी शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का, और आप ग्राउंड ज़ीरो पे आए और हमारी मुश्किलात को देखा, और हमारे पानी की मुश्किलात आपके सामने है कि इसी नाले में हमारे जानवर भी पानी पीते और इंसानों के लिए भी यही नाले में से पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे पास सोर्स भी हैं पानी के, और उस सोर्स से हमें एक लेन दी जाए ताकि इस मुश्किलात का आज़ाद। जनूबी कस्बा त्राल के मेन टाउन में मौजूद तालाब कूड़ादान में तब्दील हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनका पानी लोग कुछ बरस कबल पीने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, और इन आबी ज़खायर का पानी अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, और यह इंतजामी की लापरवाही और गैर संजीदगी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तालाबों में गंदगी और गलाजत डाले जाने से यहाँ सख्त बदबू फैलती है। ये तालाब कस्बा त्राल में सबसे ज्यादा खूबसूरत माने जाते थे, ताहम अब इन तालाबों की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि उनका पानी जहर आलूदा बन गया है। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि इंतजामी के साथ साथ लोग भी आबी ज़खायर को आलूदा करने के जिम्मेदार है, ताहम म्यूनसिपल कमेटी त्राल और इंतजामिया को आबी ज़खायर की अबतर हालत के बारे में आगाह किया गया, ताहम इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा जात टस से मस नहीं हो रहे हैं। उधर तहसीलदार त्राल ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के नोटिस में लाने के बाद ही कस्बे में मौजूद तालाबों की साफ सफाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन तालाबों की हिफाजत और शान रफ्ता बहाल करने के लिए न सिर्फ इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा जात बल्कि लोगों को भी संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। पिछले कई दहाइयों से चश्मे त्राल में जितने चश्मे हैं वो बहुत ही ख़राब है। आप यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ जो पड़ोस में है त्राल में यहाँ 5 चश्मे हैं, 5 की हालत ख़राब है। लोग भी अब तवज्जो का इज़हार कर रहे हैं और हुकूमत जो टस से मस नहीं हो रही है। हुकूमत की इनकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं रही है। यहाँ म्यूनसिपलिटी आती थी, कभी कभार वो सफाई करती थी, लेकिन बाद में पिछले 1 साल से वो खाली लोगों को जुर्माना करती है। इनकी तरफ तो जो काम उन्हें करना था उसकी तरफ वो नहीं आते हैं, अलबत्ता लोगों को तंग करते हैं। जितने भी चश्मे हैं बहुत ख़राब है, आप खुद भी अंदाजा करते हैं, खुद भी देख सकते हैं। आप चश्मों को आप खुद देखिए, खुद मुलाहिजा कीजिए, आप देखिए कि ये पीने का, इसका पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वल्लाह आज ये पीने के इस पानी से हम कपड़े भी नहीं धोते। ये चश्मे आप सूख रहे हैं। आपकी चैनल के माध्यम से हम हुक्काम बाला से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इन चश्मे की तवज्जो दें, इनकी देखरेख करें, इनकी सफाई करें। बिल्कुल इसमें सेक्शंस है, क्योंकि अगर आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो या इसको कंटेमिनेट कर रहे हो पानी को, इसमें सेक्शंस है, उसके खिलाफ भी उसमें कार्रवाई करेंगे। दूसरा ये कि जो मैंने पहले ही कहा कि सैनिटेशन ड्राइव्स होते हैं म्यूनसिपलिटी एरियाज़ में होते हैं, तो बीडीओ साहब जो है हमारे आरडीडी ऑफिस वो भी अपना एक सैनिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि ये म्यूनसिपल लिमिट्स में ज़्यादा हमारे वाटर बॉडीज़ आ रहे हैं, तो ज़्यादा म्यूनसिपल कमेटी जो त्राल है उनका स्टेक है। उनसे बात करेंगे, टीम जो यहाँ से वहाँ से जाएगी वो देखेगी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। मैंने पहले ही कहा कि डिसिल्टेशन का होगा या रिपेयरमेंट्स का या और भी कुछ ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड कुछ भी और भी काम होंगे वो करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। इनकी सेंसस हुई है, तो इसको लेकर हम काफ़ी अब आपने भी हमारे नोट्स में लाया बड़े पर्टिकुलर। शुमाली कश्मीर के सेलो सोपोर के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बरसों कबल लकड़ी से तामीर किए गए पुल की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसके सबब मकामी बाशिंदों को पुल पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि करीब 50 साल कबल तामीर किए गए पुल की न तो मरम्मत ही की गई और न ही जदीद पुल तामीर किए जाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुल की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं, जिसके सबब मकामी बाशिंदों को बड़ा हादसा रुनमा होने का खतरा लाहक रहता है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से अपील की है कि लोगों के मुश्किलात दूर किए जाए। ओत्र बनियाव तमिस मे गर मे तमिस गर अमे मूजूब दावत चाय चेन सानि और तम तोर ओत्र वाद कि दिमो युथु बह बन युथु अख्तियारात दिन तुथु करो यह कदल तुंद कंप्लीट, मगर वन तम आव दिनस मज आव न कहें, मगर कहें तवज्जो दिव। हालांकि
अब्दुल रशीद डार तोन दो बार ये MLA तम 2-3 बार मे हसा त्रो ये पोस मगर सोरे अब्जू हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई तोन डांगरपोर पे असेंबली मेंबर तमो कोर पे गोरा वो गवर्नमेंट सद अपील करान कि यह कतल मेहरबानी कर रात किस बैटरी जलित या लालटीन जलित तारुन योर या कह बच तारुन स्कूल अपार या यपोर तारुन यह पे बिल्कुल थप कर तारुन कतल अपोर या मतलब कह चीज या गाड़ी इन सवाल या रेड पक सवाल बेमार पे नेशनल हाईवे पे गुन साइड मतलब बिग साइड पे मतलब किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तत्म काड़न यूता मुश्किल जबरदस्त या खुदा न खास कह बेमार उम्मीद कि यह वाटा सोपोर तम न वाटा सोपोर। वस्ती जिला बडगाम के सिल बीरवा इलाके में तामीर हो रहे पुल पर सुस्त रफ्तारी से काम अंजाम दिए जाने पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि राबता पुल न होने से दर्जनों गांवों के लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुख्ता पुल न होने के बायस नाले के बीच एक आर्जी डायवर्शन बनाया गया है ताम बारिशों के दौरान और नाले में पानी के बहाव में इजाफे के बायस इस रास्ते से पार करना दुश्वार हो जाता है और इंतहाई खतरनाक और अक्सर बेशतर हादसे का खतरा रहता है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुल की तामीर का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से बनाए जा रहे पुल के काम में सूरत लाने की अपील की है। बड़ा इलाका इस पुल पर मुनसर है। यहाँ खाक से लेकर सुधारन तक कम अज कम पेश 50-60 गाँव होंगे जिनका अबूर मरूर यही पुल है। हम ये लोग बडगाम नहीं जा सकते हैं जब तक पहले ये मागाम पहुंच जाएं, फिर मागाम से फिर उनको जाना पड़ता है बडगाम। अगर ये पुल तामीर हो जाता, वर्केबल हो जाता, जीपेबल बन जाता तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का फासला लोगों को कम हो जाता। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।